चाहे आप अभी 12th पास हैं या ऑलरेडी ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं और आप एसएससी सीजीएल को क्रैक करके एक बढ़िया शानदार सरकारी नौकरी चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। अगर आपको किसी मंजिल तक पहुंचना और आपको रास्ता पता हो तो मंजिल तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ऐसे ही जो आपकी मंजिल है सरकारी नौकरी, उसका रास्ता मैं आपको बताऊंगा, आपको स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को पूरा देख लो। ये वीडियो है एसएससी सीजीएल फॉर बिगिनर्स, यानी कि अगर आप बिगिनर्स हैं और आप एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखो। जो मैं बताता हूँ फॉलो करते रहो। 6 से 8 महीने का स्टडी प्लान बताऊंगा। इसको अगर आपने सच्चे मन से फॉलो कर लिया तो आपको ये पेपर क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन सच्चे मन से वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। मेन हम टारगेट रखेंगे सीजीएल 2025 को, क्योंकि सीजीएल 2024 में थोड़ा सा कम समय है और मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ 6 से 8 महीने की। तो सीजीएल 2025 टारगेट है, लेकिन फिर भी जो सीजीएल 2024 एस्पिरेंट्स हैं और जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स हैं वो भी अगर इस वीडियो को देख सके तो पूरा देख लेना। कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगी। आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, उसको बेटर कर देगी और आपकी तैयारी को और अच्छा कर देगी और कहीं ना कहीं आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर पाओगे। देखो 2-4 नंबर भी अगर इंप्रूव हो जाए तो भी बहुत बढ़िया रहेगा, तो आपके बहुत काम आएगी। नए व्यूअर्स को बता देता हूँ, मेरा नाम निशांत कपूर है। मैंने एसएससी सीजीएल को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करके, जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी, जो मेरा एम था, वो मुझे मिल गया था। और आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज़ डिस्कस कर लूँ। बुक लिस्ट, टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी, सीजीएल का सिलेबस, कुछ भी मिस ना करूँ, हर चीज़ डिस्कस करूंगा। फिर भी जिन लोगों को सीजीएल के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है वो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पहले जो वीडियो चल रही है उसको पूरा कंप्लीट देखो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। सीजीएल से रिलेटेड आपके मन में एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप अपने एम को क्लियर कर लो और अपने मन की सारी गलतफहमियां दूर कर लो। सबसे पहले तो अपना एक टारगेट सेट करो। आप अपना एम, अपनी ड्रीम पोस्ट देखो कि आपको क्या बनना है। आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनना है, एएसओ बनना है, क्या बनना है, ये क्लैरिटी लानी बहुत जरूरी है। क्योंकि टारगेट अगर क्लियर दिखेगा ना तभी उसको अचीव करना ईजी होगा। और कुछ र्यूमर्स जो हैं उनको अपने मन से बिल्कुल निकाल दो। जो लोग कहते हैं ना कि पेपर को क्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, लाखों लोग पेपर देते हैं, तो भाई ये सारी गलतफहमी अपने मन से निकाल लो। अगर आप लोग सच्चे मन से तैयारी करो और 6 से 8 महीने दे दो तो पेपर क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पेपर का फॉर्म लाखों लोग भरते हैं, लाखों लोग पेपर देते भी हैं, लेकिन अगर सीरियस एस्पिरेंट्स की बात करूं तो इतने लाखों लोगों में से सीरियस एस्पिरेंट्स सिर्फ 1.5 से 2 लाख ही होते हैं। और उन 1.5 से 2 लाख में से भी जो बहुत सीरियस होते हैं, जिनको नौकरी चाहिए, कि बिल्कुल डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हैं, वो 10 से 20 हज़ार ही होते हैं। तो आपका कंपटीशन उतने लाखों लोगों से नहीं, आपका कंपटीशन सिर्फ उन 20,000 लोगों से है। आपको उन 20,000 लोगों से आगे निकलना है तो आपको आपकी जो ड्रीम पोस्ट है, आपकी सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। तो आगे हम एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एग्जाम पैटर्न एक बार ब्रीफली बता देता हूँ। इसमें पहले टीयर 1 होता है, फिर टीयर 2 होता है। टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, टीयर 2 मेरिट बेस्ड होता है। टीयर 1 में भी चारों सेक्शंस आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, लेकिन उनको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है और ये पेपर 1 घंटे का होता है। हर सेक्शन में से 25-25 सवाल और हर सवाल 2-2 नंबर का, यानी कि हर सेक्शन 50-50 नंबर का, टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। इसके बाद आपका टीयर 2 होता है, वो मेरिट बेस्ड होता है। टीयर 2 के बेसिस पर ही आपको आपकी रैंक, आपका मेरिट बनेगा, कौन सी पोस्ट मिलनी है और सब कुछ डिसाइड होगा। टीयर 2 में भी ये चारों ही सेक्शंस आ रहे हैं, तो ये चारों सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपने जब पढ़ाई करनी है तो आपको हर सेक्शन को इंपॉर्टेंट मानकर हर चीज पढ़नी है। तो जो लोग भी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस बुक को रेफर कर सकते हो। ये ओसवाल की किताब है। देखो सीजीएल जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें आपको 25 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, यानी कि पिछले सालों में आए गए पेपर, और हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हर चीज की एक्सप्लेनेशन दी गई है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और एक एक चीज एक्सप्लेन करी गई है। और इसके साथ साथ जीके की प्रिपरेशन के लिए आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। बहुत पतली किताब है, बहुत छोटी सी किताब है, लेकिन इस छोटी सी किताब से आपका स्कोर काफ़ी इंप्रूव हो सकता है। और जीके की प्रिपरेशन करने में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो जीके इस किताब से इंप्रूव हो जाएगी। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और अप टू डेट है, यानी कि सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो जो लोग भी ये किताब लेना चाहें, मैं किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओसवाल की किताबें हैं, आप इनको लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपकी तैयारी में किताब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अब सेक्शन वाइज सिलेबस और सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो सीजीएल की प्रिपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अभी लगता है ना कि आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे तभी आप सीजीएल की तैयारी शुरू करो, नहीं तो आप सीजीएल की तैयारी में घुसो ही मत, आप अपना समय बर्बाद कर दोगे, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी की आप लोग इस पेपर को क्रैक कर ही नहीं सकते। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मॉक टेस्ट पर फोकस करना है, मॉक टेस्ट के साथ साथ मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। मॉक टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका एनालिसिस। आपको ट्रिक सीखने हैं, हर चीज़ आपको ट्रिक से ही सॉल्व करनी है, लेकिन ट्रिक सीखने का ये मतलब नहीं है कि बेसिक्स भूल जाओ।
बेसिक्स भी आने उतने ही जरूरी हैं जितने ट्रिक्स आने जरूरी हैं। रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड रखने हैं, लिमिटेड किताबें रखनी है, लिमिटेड जगह से पढ़ना है, अलग अलग जगह से नहीं पढ़ना, किताबों का भंडार नहीं लगा लेना, उससे आपकी तैयारी कहीं ना कहीं खराब ही होती है, इंप्रूव नहीं होती। अब जो लोग भी 12th के बाद इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि आपने 12th पास आउट कर लिया और आप कॉलेज में घुसे हैं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप लोग डेली के सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई कर लो, 2 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, कॉलेज में रहते हो 2 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने 2 घंटे डेली की पढ़ाई कर ली, तो जिस दिन आपका कॉलेज कंप्लीट होगा उस दिन आपको सीजीएल क्रैक करने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ऐसी स्ट्रैटेजी से, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन सबको फॉलो करो। अब आप मान लो ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं या आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपके पास समय कम है, क्योंकि जब आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट करी थी आपके पास 3 से 4 साल थे प्रिपरेशन के लिए। अब आप ग्रेजुएट हो गए हैं, तो आपका टारगेट जो भी नेक्स्ट कमिंग सीजीएल होगा वही आपका टारगेट है, तो कम समय में तैयारी करनी है। तो मेरे हिसाब से आप लोग डेली के 6 से 8 घंटे दे दो। अगर आप 6 से 8 घंटे सीरियस स्टडी को दे देते हो, तो 6 से 8 महीने में, 6 से 8 घंटे और 6 से 8 महीने आपको सीजीएल क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन राइट डायरेक्शन में चलना है, जैसा कि मैंने बताया, मंजिल पहुंचने का अगर रास्ता पता हो, राइट डायरेक्शन पता हो, तो आप पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप भटक गए ना रास्ता, तो आप कर ही नहीं पाओगे कुछ। अभी आपको इन 6 से 8 घंटे का ब्रेकअप बता दूंगा कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे इन 6 से 8 घंटे को बेस्ट यूटिलाइज करना है। लेकिन किसी का भी टाइम टेबल ब्लाइंडली फॉलो मत करो। कुछ एस्पिरेंट्स टॉपर का टाइम टेबल बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, वो बहुत भारी मिस्टेक है। आपको रिजिड नहीं रहना है, आपको फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाना है, आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। और डेली की जो पढ़ाई करनी है ना, डेली की पढ़ाई में ऐसा नहीं करना कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट, एक ही सेक्शन पढ़ रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, एक दिन में सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे, अगले दिन सिर्फ इंग्लिश, अगले दिन सिर्फ रीजनिंग। नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है। एक तो इससे आपकी प्रिपरेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाती, एक आप एक ही चीज़ पढ़ के बोर हो जाओगे, आपका माइंड जो है सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा और आप ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो जो मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा वो ऐसे बताऊंगा कि आपको 4 सेक्शंस डेली पढ़ने हैं। अब हम सेक्शनल वाइज हर चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स बहुत स्कोरिंग है, और मैथ्स ऐसा है कि बहुत सारे लोग तो डरते हैं मैथ्स से, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन जब वो पेपर देने बैठते हैं तो पेपर सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत सारे सवाल तो सॉल्व ही नहीं कर पाते और बहुत सारे सवालों में सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं। तो जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आप लोग पढ़ाई करो। सबसे पहले तो मैथ्स का सिलेबस जान लो। जो आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं, आपको सीजीएल के लिए ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं और इसी सीक्वेंस में पढ़ने हैं जो सीक्वेंस मैंने बताया है। सीक्वेंस बिल्कुल भी चेंज मत करना। वैसे तो सब टीचर्स का अपना अपना तरीका है, कोई किसी तरीके से पढ़ाएगा, कोई किसी तरीके से पढ़ाएगा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे बेस्ट सीक्वेंस लगता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। देखो, कोई भी इमारत बनानी है, कोई भी बिल्डिंग बनानी है, उसका बेस स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो बिल्डिंग स्ट्रांग बन ही नहीं सकती। स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना होता है और बेस सबसे स्ट्रांग होता है। तो उस हिसाब से मैंने आपको ये जो आपको सीक्वेंस बताया उस हिसाब से ही बताया। अब पढ़ना कैसे है, पढ़ने के लिए आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो या तो कहीं ना कहीं कोचिंग से आप पढ़ रहे होगे, या अगर आप कोचिंग से नहीं भी पढ़ रहे तो आप यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे होगे, किसी से पढ़ रहे होगे, जहाँ से भी पढ़ रहे हो आपकी मर्जी है। तो मैं मान के चलता हूँ यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी से यूट्यूब पर फ्री वीडियोस देख ली। जो चैप्टर्स का सीक्वेंस बताया 1 बाय 1, मान लो पहला चैप्टर आपका परसेंटेज है, तो आपने पहले उसी फर्स्ट चैप्टर की ही यूट्यूब से वीडियोस देखी, सारे ट्रिक्स सीखे, सारे कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद आपने अपने नोट्स बनाने हैं, जैसे कि मेरा नोट्स का रजिस्टर है, इस तरीके से आपको नोट्स के रजिस्टर बनाने हैं। जितने भी रजिस्टर बन जाए, नोट्स बनाने से मत घबराना। नोट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एंड में फाइनल रिवीजन में यही सब ज़्यादा काम आएंगे। अब इसमें क्या करना है, जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा यूट्यूब से, उसके बाद जब आप नोट्स बनाओगे तो जितनी भी टाइप है, हर टाइप का एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर होना चाहिए नोट में। कोई भी टाइप स्किप नहीं होनी चाहिए, 1 से 2 क्वेश्चन हर टाइप के रखो। फिर हर चैप्टर के बाद अगला चैप्टर शुरू करने से पहले 10 से 15 पेज आप खाली छोड़ दो, वो भी आपको बताऊंगा वो आपने खाली क्यों छोड़ने हैं। नोट्स बन गए, नोट्स बनने के बाद आप लगाओ सवाल कहां से लगाओगे, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब उठा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे आप ऑनलाइन ढूंढ लो फ्री में, चाहे किताब ले लो, जैसे आपका मन करे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं सीजीएल के लिए। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो अलग अलग रिसोर्सेज से लगाने की जगह बेटर रहेगा कि कोई भी एक अच्छी किताब ले लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और उसी किताब को बार बार पढ़ो। बहुत सारी किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ना, हर तरह से आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम की प्रिपरेशन की। रिविजन का आगे बताऊंगा कि आपको रिविजन के लिए क्या करना है। तो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन में ये चीज फॉलो करनी है। पहला चैप्टर खत्म हुआ, फिर दूसरा चैप्टर लगा लो, ऐसे करते करते पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ट्रिक सीखने बहुत ज्यादा जरूरी है, कैलकुलेशन को इंप्रूव करना है, क्योंकि आजकल पेपर कैलकुलेटिव आता है, समय कम होता है। कम समय में देखो, मुश्किल कुछ भी नहीं आता सीजीएल में। सीजीएल का खेल क्या है,
कि कम समय में पेपर करना है और एक्यूरेसी चाहिए, यानी कि कम समय में सवाल करो, स्पीड बढ़ाओ, एक्यूरेसी बढ़ाओ, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम चीजें आपकी सही होनी चाहिए और कुछ भी छोड़कर नहीं आना। जिस दिन ये चीज सीख गए उस दिन सीजीएल कोई बड़ी चीज नहीं रहेगी। तो ट्रिक सीखो, कैलकुलेशन इंप्रूव करो। उसके लिए आप अभी फिलहाल तो मेरे हिसाब से 30 तक के टेबल और 15 तक के क्यूब याद करो। धीरे धीरे अगर आपको ट्रिक पर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो बता देना, उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या ट्रिक सीखने हैं। मैथ्स को आप लोगों को देने हैं 2.5 घंटे, जो मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा 6 से 8 घंटे का। जो लोग 2 घंटे पढ़ रहे हैं, जो भी कॉलेज में है, वो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लेना। उन 2 घंटे में भी कोशिश करना कि चारों सेक्शंस आपको कवर करने हैं, समय थोड़ा थोड़ा कम करते चलना। या ऐसे भी कर सकते हो कि 2-2 सेक्शन ऑल्टरनेट कर लो, एक दिन मैथ्स और रीजनिंग पढ़ लो, एक दिन इंग्लिश और जीके पढ़ लो। ये उनके लिए जो भी 12th के बाद ग्रेजुएशन में गए हैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको 6 से 8 घंटे बता रहा हूं, तो उनको मैथ्स के 2.5 घंटे देने हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए भी देने आपको 2.5 घंटे ही हैं, 2.5 घंटे मैथ्स, 2.5 घंटे इंग्लिश, 5 घंटे हो गए। बाकी आपको आगे बताऊंगा क्या करना है। इंग्लिश में मेन 3 चीजें होती है, एक वोकैबुलरी, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक ग्रामर। तीनों चीजों को फोकस करना है, तो डेली 2.5 घंटे में तीनों ही चीजें पढ़नी है, कुछ भी स्किप नहीं करना। तो अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं और इसी सीक्वेंस में ही पढ़ने हैं। ग्रामर्स में भी आपको पहले सारे रूल सीखने हैं, एक एक चीज समझनी है, सारे ट्रिक्स समझने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करनी है। प्रैक्टिस भी किसी भी प्रीवियस ईयर किताब से ही करनी है, ज्यादा इधर उधर आपको नहीं भागना है। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी, ये एक किस्म से ना पैरेलल चीजें हैं, इनकी प्रिपरेशन साथ साथ चल सकती हैं। एक तो रीडिंग हैबिट इंप्रूव करो जितनी कर सकते हो। अगर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो फोन में कोई एक न्यूज़ की ऐप डाल लो, क्योंकि वो थोड़ा सा फीजिबल है। आपका समय, आपको डेडिकेटेडली टाइम नहीं चाहिए, जब भी आप फ्री हैं तब आप पढ़ सकते हैं, उससे आपकी रीडिंग हैबिट इंक्रीज होगी। बाकी जब आप प्रैक्टिस करते चलेंगे, आप मॉक टेस्ट लगाएंगे और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करोगे तो क्लॉज टेस्ट के भी करोगे, जंबल्ड पीक्यूआरएस के भी करोगे, पैसेज के भी करोगे, वहां से भी आपकी प्रिपरेशन इंप्रूव होगी। और इसमें कोई भी आपको नया वर्ड देखने को मिले, इंग्लिश के लिए भी वैसे ही आपको, जैसे मैंने आपको मैथ्स का नोट्स का रजिस्टर बताया था ना, वैसे ही इंग्लिश का भी आपको नोट्स का रजिस्टर बना लेना है। ये जो मैंने बताया, इस रजिस्टर को थोड़ा मोटा रजिस्टर ले लेना, जैसे भी लेना चाहो। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, एक तरफ से ग्रामर स्टार्ट कर लेना, एक तरफ से वोकैबुलरी स्टार्ट कर लेना। तो जब आप रीडिंग कर रहे हो, कहीं पर भी कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी नया वर्ड आपको देखने को मिलता है, उसको अपनी वोकैबुलरी में नोट डाउन करते चलो, उसका मीनिंग समझो हिंदी में, उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो, अपनी डेली लाइफ से रिलेट करने के बाद उसको समझो और इस तरीके से पढ़ते जाओ। बाकी जो हमारी वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट है, वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट से आप ईशा मैम की वीडियोस देख लेना, आप वोकैबुलरी भूलोगे नहीं जिंदगी में कभी, इतने अच्छे तरीके से ईशा मैम ने पढ़ा रखी है। अगर वहां से देख ली ना वोकैबुलरी, तो बस कहीं और से वोकैबुलरी पढ़ना आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। और बाकी वोकैबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस, हरी चीजें, इडियम्स, फ्रेजेस, जो भी चीजें हैं आपको हर चीज पढ़नी है, हर चीज समझनी है, किसी भी प्रीवियस ईयर किताब से। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रीवियस ईयर किताब ले लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लिए ना, तो उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं बच जाएगा। इसके साथ साथ भी जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट में भी क्या होगा, आपको बहुत सारे नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट के बारे में आगे बताऊंगा कैसे लगाने हैं, लेकिन जब भी मॉक टेस्ट लगाओगे तो बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो जो भी नया वर्ड सीखने को मिले उसको नोट डाउन करते चलना अपने वोकैबुलरी के रजिस्टर में। तो जब आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होगी, तो मुझे लगता है आपकी वोकैबुलरी लगभग 2000 वर्ड्स की हो चुकी होगी, इसी तरीके से जो तरीका मैं बता रहा हूँ। और 2000 वर्ड्स की वोकैबुलरी अगर आपकी हो गई तो उससे बाहर कुछ बचेगा ही नहीं। और इंग्लिश ना बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग होता है, मैथ से ज्यादा इजी और मैथ से ज्यादा स्कोरिंग होता है। बहुत सारे लोग डरते हैं इससे, चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, डरो मत। अगर ढंग से एक बार एक राइट डायरेक्शन में अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी ना, तो आप मैथ से ज्यादा स्कोर कर पाओगे इंग्लिश में। अब इंग्लिश के बाद बात कर लेते हैं जीके की और रीजनिंग की। जीके और रीजनिंग दोनों को मिलाकर डेली का सिर्फ 1 घंटा देना है। इस 1 घंटे में आपको पढ़ना है मैक्सिमम, इसमें भी यही कोशिश करनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं। पहले अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में इस सीक्वेंस में कोशिश करो पढ़ने की। रीजनिंग में थोड़ी सी सीक्वेंस आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश और मैथ्स में आप सीक्वेंस चेंज मत करना। इसमें भी वही तरीका अपनाना है, रीजनिंग भी मैथ्स की तरह है कि आपको पहले कहीं से ट्रिक सीखने हैं। ट्रिक सीखने बहुत ज़्यादा जरूरी है रीजनिंग में। ट्रिक सीखने के बाद नोट्स बनाओ, नोट्स रजिस्टर। कुछ लोग कहेंगे रीजनिंग में नोट्स कौन बनाता है, लेकिन मैं कहूँगा भाई आपको नोट्स बनाने हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आना है। तो मैथ्स जैसी ही स्ट्रैटेजी है रीजनिंग की भी। अब अगर जीके की बात कर लें तो जीके में ये आपका सारा सिलेबस है। इस सिलेबस को देखो, जीके एक्चुअल में बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो अगर मैं इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग की तरह जीके की स्ट्रैटेजी बताना चाहूँ तो नहीं बता पाऊंगा। मैं तो क्या, कोई भी नहीं बता पाएगा, सच्ची बात ही है। तो थोड़ा सा अगर स्मार्ट वे में पढ़ें तो स्मार्ट वे तो यही है कि मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स पर फोकस करो। लेकिन करंट अफेयर्स अभी नहीं पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे पेपर की डेट से 1 महीना पहले। जब पेपर होने वाला होगा 1 महीना पहले करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और पूरे पीछे के 1 साल के पढ़ लेंगे यूट्यूब वीडियो से। वो बेस्ट स्मार्ट वे रहता है जीके को कवर करने का। अब आपकी इस पूरी प्रिपरेशन के साथ साथ ना आपको एक और रजिस्टर बनाना है, जो कि होगा रिवीजन का रजिस्टर। इस रिवीजन के रजिस्टर में आपके चारों सेक्शंस, इन चारों में भी मेजरली अगर
बात करें तो मैथ्स और इंग्लिश दो के लिए ही ज़्यादा काम आएगा। वैसे ये वाला जो मेरा रजिस्टर है मैथ्स का है, बाकी आप मैथ्स और इंग्लिश दोनों के लिए बना लेना। अब इसमें आपको क्या करना है, जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं, जब आपने प्रिपरेशन करी तो कुछ चीज़ें होंगी जो आपको एक बारी में समझ आ जाएंगी। फिर जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे कुछ चीज़ें होंगी जो दूसरी बारी में भी समझ नहीं आ पाएंगी, जो पहली बारी में भी समझ नहीं आई और दूसरी बारी में भी नहीं आई, वो आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बनती जाएंगी। उनको इस रजिस्टर में नोट डाउन करते चलो, और जब आपके एग्जाम के दिनों में, यानी कि जब भी आपका फाइनल पेपर होगा, तब आखिरी के 10-15 दिनों में ये रजिस्टर आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। और मॉक टेस्ट में भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं, हटके चीज़ें मिल रही हैं, उसको भी इसमें नोट डाउन करते चलो। ये रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करती है। कुछ लोग टीयर 1 और टीयर 2 की तैयारी अलग अलग करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना, दोनों की तैयारी सेम ही है, सारी चीज़ें सेम आ रही हैं, हर चीज़ सेम है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि टीयर 1 में जो सवाल होगा उसमें मान लो एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो टीयर 2 के उसी सवाल में दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे। जैसे कि मान लो मैथ्स का कोई क्वेश्चन है टीयर 1 में जिसमें सिर्फ परसेंटेज यूज हो रही है, तो हो सकता है टीयर 2 में ऐसा सवाल होगा जिसमें परसेंटेज और टाइम एंड वर्क दोनों के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे। तो तैयारी आप टीयर 2 की ही करो एक किस्म से, मतलब उसी तैयारी में ही आपका सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी आपको अलग से नहीं पढ़ना है। और कुछ लोग जो पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कम इंपॉर्टेंट है, तो भाई ये चीज पूछनी बिल्कुल बंद कर दो। आप समझदार लोग हो, पेपर में इतना समय पड़ा है, सच्चे मन से तैयारी कर लो, हर चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा मत सोचो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज को कवर करो, कहीं पर भी वीक पॉइंट छोड़ना ही नहीं है, हर चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना लेना है। अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट कोशिश कर लो दो अलग अलग कंपनी के खरीद लो, किसी भी स्पेसिफिक एक कंपनी का लेने से बेटर है दो अलग अलग कंपनी का लो। अभी अगर आप बिल्कुल बेसिक पर हो, आप बिल्कुल जीरो पर हो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी मॉक टेस्ट मत लगाओ। जब आपकी तैयारी 30 से 40% कवर हो जाती है उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करना, और स्टार्टिंग में इनिशियली लगा लेना हफ्ते के 3 दिन, मतलब अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगा लेना, और वो भी ऐसे कि एक बार एक कंपनी का, दूसरी बार दूसरी कंपनी का। जब आपके एग्जाम के 2-1 महीने बचेंगे तब आप इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देना और डेली का एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना। और मॉक टेस्ट लगाने से भी ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस करना ताकि आपको आपके वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चल सके। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लो, वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दो।